आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंजन के नंबर के आधार पर आप किस तरह से पता लगा पाएंगे कि कौन से ईयर का इंजन है या बाइक है। तो उसको आप अप्रॉक्सीमेटली ही लगा सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक थोड़ा रेशियो करके ही निकालेंगे इस चीज़ को भी कि ये कब का मॉडल हो सकता है। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुगंथन नाथन जी। तो ये इन्होंने एक क्वेश्चन किया है मुझसे कि एक तरह से पूरी तरह से कोई कबाड़ बन चुकी है गाड़ी RX 100, और ये परचेस करना चाहते होंगे अपने कोई रिलेशन में, लेकिन अब उसके डॉक्यूमेंटेशंस भी उनके पास है या नहीं इसका भी पता नहीं है। और इंजन का नंबर है जो मैं पूरा नहीं बताऊंगा उनकी प्राइवेसी के लिए, 1L1360। तो ये जो गाड़ी का नंबर है सिर्फ इंजन पे ही इसको दर्शाता है कि बाकी सारा उनको लगता है कि रस्ट खा रहा है उसको, और चेसिस का नंबर उनको नहीं पता चल पा रहा। और दूसरा, इस आधार पे इनको ये पूछना है कि क्या इसके कुछ डॉक्यूमेंटेशंस का पता चल पाएगा। और जो चेसिस नंबर है उसके लिए करना ये होगा कि एक सैंड पेपर लें, अगर जंग लग गया है उसको अच्छे से वहाँ पे रफ कर लें, और थोड़ा बहुत उसका उभार निकल के आएगा उसको पानी से धो के या मिट्टी के तेल से साफ़ कर लें या पेट्रोल से साफ़ करके देखें। फ़िलहाल आपको पढ़ना है नंबर, और साइड से उसको चेक करें तो वो नंबर तो सेम ही होना चाहिए जो इंजन का है, ये कोई इशू नहीं है। अब चूंकि उनके पास पेपर्स नहीं है तो पेपर का आपको पता करना है, तो आप उनसे ही पूछिए कि ये कहाँ से, किस अथॉरिटी से लिंक करती है लोकली। यदि वो बता सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा सा अथॉरिटी में आपको जा जा के स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपके एरिया में जितनी भी अथॉरिटीज़ आती हैं, आप एक या दो से पूछेंगे तो आपको एक सपोर्ट कर देगी और आप करेक्ट अथॉरिटी पे पहुंच जाओगे। अब इतनी पुरानी बाइक का उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पिछले 10-12 साल से कबाड़ में पड़ी है, ना इंश्योरेंस है ना कुछ है, ना अपग्रेडिंग है। तो वो भी बॉदर नहीं करते पेपर्स का, ख़राब हो जाते हैं बड़े बड़े फाइलें, क्योंकि फ़ाइलों में ही दबी रह जाती हैं चीज़ें। तो आप यहाँ पे लोकल अपनी RTO से पता करें, और उस तरह से आपको शायद पता चल जाए, उस गाड़ी के पेपर मिल जाएं, अदरवाइज़ आपको मुश्किल है। दूसरे सब्सक्राइबर हैं श्री राम जी। ये कहते हैं कि सर मेरे बाइक की पूजा का वीडियो आपको कैसे भेजूं। श्री राम जी, आप भेज सकते हैं, मैंने आपको अपडेट भी किया था। मैं आपको वैसे बता दूं, आपका व्हाट्सअप तो चल ही रहा होगा। आप ऐसा कीजिए कि व्हाट्सअप पे वो वीडियो ले लीजिए, और उसके बाद टॉप पे देखेंगे आपको 3 जो है पॉइंट्स मिलेंगे, 3 बिंदु मिलेंगी आपको, उसको दबाइए और वहाँ से आपको शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। शेयर के ऑप्शन में आप उसको यूट्यूब पे डाल सकते हैं अपने चैनल के ऊपर ही, अगर नहीं भी बनाया हुआ तो उसी मेल से ही आपका चैनल इन बन जाएगा। और आप उस पर डाल के लिंक कॉपी कर लें, और वो आप या तो पब्लिक करना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, वो मैं देख लूँगा। मेल में प्राइवेट रहता है और उसमें पब्लिक हो जाएगा, तो आप इस तरह से भेज सकते हैं। या अगर ज़्यादा है तो आप मेरे को डायरेक्ट मेल करके भी भेज सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। और अब लेते हैं दूसरे सब्सक्राइबर का। ये अभिनय जी हैं कोई, और ये कहते हैं कि मेरी जो की है वो खो जाने से मेरा लॉक सेट को मुझे चेंज कराना पड़ा।
स्पष्ट है कि कई लोगों की खो जाती है और कई लोगों की जो की है वो अनफॉर्चुनेटली मिसप्लेस हो जाती है या रास्ते में गिर भी सकती है। रास्ते में गिरने वाला जो इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ है वो ये होता है, ये है कि अगर आप इसे निकालोगे ये नहीं निकलेगी, लेकिन एक टाइम आता है जब ये फ्री हो जाती है और सीधा निकल आती है, ताले के जो ग्रूव्स हैं वो सारे कट जाते हैं। तो हुआ ये था कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कोई गड्ढा आ गया तो उछल के निकल के गिर गई। तो वो डुप्लीकेट चाबी मेरे पास थी तो मैंने उसको काम चला लिया, लेकिन वो मेरे को मिली नहीं बाद में। तो इस तरह से चाबी मिसप्लेस हो जाती हैं। अब उनको उसके चक्कर में पूरे लॉक सेट को चेंज कराना पड़ा। वो ओरिजिनल नहीं मिले, इसलिए वो संतुष्ट नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो महाराष्ट्र से हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा पुणे से आपको अगर नियरेस्ट हैं वो जगह तो आप मंगा लें। मिंडा नाम की कंपनी है जो शुरू से ताले देती थी इस कंपनी को। तो वो एकदम ओरिजिनल आपके लॉक्स वैसे ही लगेंगे जैसे आपको पहले महसूस होते थे। तो आप इस कंपनी के लॉक वहाँ से ले लीजिए और इस तरह से आपका काम चल जाएगा। तो चलिए अगले सब्सक्राइबर को देखते हैं। एक हमारे कोई सब्सक्राइबर होंगे, लक्की RX100 के नाम से है चैनल का नाम। ये कहते हैं भाई लव यू सो मच फ्रॉम मैसूर। आपको भी हमारी तरफ से पूरा प्यार। और RX100 को अगर आप चलाते हैं तो देख रेख रखिए उसकी। और मैसूर एक बहुत अच्छी जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, पीसफुल है, मैंने देखी हुई है। और अपनी जगह को भी आप मेंटेन रखें और एंजॉय कीजिए। और हमारी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे अगले सब्सक्राइबर हैं ऑल इन वन, चैनल का नाम है। सर आपकी अपनी गाड़ी स्टार्ट की वीडियो बनाओ। देखो मैंने अपनी बाइक की स्टार्टिंग की जो करने की वीडियो है वो कई बारी जो पीछे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं उन्होंने देखी होगी। जैसे मेरे कारीगर ने काम किया है तो मैंने स्टार्ट करके चेक की है, या कोई साइलेंसर की बनी है या कोई उसके ऊपर कोई और दूसरा काम हुआ है तो मैंने चेक करा है। और कई वीडियोज़ में मैंने उसको दिखाया है, स्टार्ट किया हुआ है। और एक वीडियो तो वन किक स्टार्ट के नाम से एक टॉपिक है, उसमें मैंने स्टार्ट की है। इसके अलावा एक वीडियो ऐसी है जो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है, जिसमें मैंने शायद टाइटल दे रखा है 6 महीने के बाद गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, RX100 का क्या रिएक्शन होता है। और उसमें मैंने दिखाया है कि किस तरह से जमा हुआ जो आपका टूटी ऑयल है इंजन से जैसे स्टार्टिंग में निकलता है तो कितना धुआं देता है। शुरू शुरू में स्टार्ट तो हो जाती है गाड़ी, तो कम से कम नॉर्मल वे में लाने के लिए आपको 8 से 10 मिनट तक उसको वेट करना पड़ेगा। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है और फिर ये नॉर्मल पे आ गई थी। और अब भी जैसे पीछे मैंने इसकी वोल्टेज के लिए इसके जनरेटर से कितनी AC वोल्टेज निकलती है वो जब मैंने वीडियो बनाई है तब भी स्टार्ट किया है इसको। और इस तरह से मैं कई वीडियोस में स्टार्ट करके दिखाता रहता हूँ। और फ्यूचर में अभी जैसे भी मैं कभी इसको दोबारा से स्टार्ट करूँगा तो ज़रूर अपलोड कर दूँगा और आपको बता भी दूँगा। तो आप पीछे देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चेक कर लेना। तो चलिए अब अगला सब्सक्राइबर देखते हैं कौन है। अगले सब्सक्राइबर हैं सुशाल सुशाल जी हैं, पॉडल करके नाम है आगे। तो ये पूछते हैं कि सर जी मेरी ना बाइक में बार बार हेडलाइट का बल्ब जो है उड़ता है और बहुत परेशान है वो।
इसके ऊपर वो चाह रहे हैं कि वीडियो बनाएं। देखिए सर, इसकी बीमारी मैं जड़ से निकाल के दे दूंगा, लेकिन आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप कितने भी धक्के खा लें ये फॉल्ट नहीं निकलेगा इतनी जल्दी। और दूसरा, अगर ये फॉल्ट आपका निकल जाता है तो यहाँ एक्सपेक्टेड है कि आप सुपर थैंक्स का यूज़ करें अगर आप धक्के खाने से बच जाते हैं। आपको मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। कई सब्सक्राइबर के मैं जवाब देता हूँ, अगर वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं यानी कि राइट बैठते हैं तो कोशिश कीजिए वो सुपर थैंक्स भी यूज़ करें, क्योंकि जो मुझे मिला है वो यूट्यूब को भी देना है। तो इसलिए चैनल वो तभी आगे पहुंचाएगा ज़रूरतमंदों को जब तक मैं उसको उसका आउटपुट नहीं दिखाऊंगा। तभी वो इतने सब्सक्राइबर्स का वो थ्रेशोल्ड करके लगाता है कि 4000 वॉच टाइम आवर्स का, 1000 सब्सक्राइबर और पता नहीं क्या क्या। क्या मेरे तो अपने आप ही हो गए थे ऑटोमेटिकली, मुझे उसको करने के पर ऐसी वो नहीं थी। लेकिन अभी उन्होंने नया एक मेल दे रखा है जिसमें कि बता रखा है कि अपने सारे व्यूअर्स को बताओ ये सब चीज़ें। तो मैंने बता दी है, लेकिन उसके लिए मैंने एक बात भी सोची है कि ज़रूरी नहीं है हर एक से बोलना। अगर किसी को किसी का रिप्लाई अच्छे से मिल जाता है तो वो अपनी इच्छा से कर सकता है, कंपल्शन नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, आपको जो बल्ब उड़ता है, एक तो ये याद रखिए आपका जो आरआर यूनिट है उसको चेंज करा दीजिए। आरआर यूनिट के अलावा आपको ये चेक करना है कि वहाँ कोई जंग ना लगा हो, उसके कॉन्टैक्ट्स का जो लिंक है वहाँ जंग नहीं होना चाहिए। जो उसका जो कनेक्टर है आरआर यूनिट में जो फिट होता है उसमें ज़्यादा अगर कार्बन है या ग्रीन कलर का कार्बन लगा हुआ है तो उसको साफ कर लें अच्छे से। बिल्कुल क्लीन करने के बाद उसको दोबारा लगाएं। उसके बाद आए आप इस बल्ब के होल्डर पे। ये होल्डर क्या है कि आपको 2 कांटेक्ट पॉइंट्स देता है, 2 नहीं 3 देता है, क्योंकि हाई बीम भी होती है इसमें। इनके कांटेक्ट में मॉइस्चर घुस जाता है, ये जैसे इंटैक्ट है। आप बारिशों के पानियों में भी इसमें यूज़ करते हैं, पड़ी रहती है, खड़ी रहती है, सर्दी में खड़ी रहती है, वो मॉइस्चर अंदर जाता ही है। कईयों के तो ये जो ग्लास होते हैं ना अंदर से जो रिफ्लेक्टर है उसी में ही जंग लग जाता है, रिफ्लेक्टर में, जबकि वो तो प्लास्टिक का होता है कई जगहों पे, तब भी जंग पकड़ जाता है। तो करना ये होगा कि आपको होल्डर पूरा चेंज करना है, और होल्डर जब आप चेंज करवाएंगे तो इसी के अंदर ही आपके वो कनेक्टर भी साफ़ करेगा। कनेक्टर साफ़ नहीं किए तो बात फिर वहीं की वहीं आएगी। कनेक्टर में कार्बन हो सकता है और कार्बन के होने से करंट ज़्यादा बनेगा, स्पार्किंग होती है अंदर, कई बार कनेक्टर जल जाता है। ये बहुत अंदर का फॉल्ट होता है और बार बार लगाते रहोगे फॉल्ट लगा रहेगा और परेशान होते रहोगे। तो ये या तो पूरी वायरिंग चेंज करा लो, बहुत महंगी नहीं आती अगर आपको एक्सपर्ट कारीगर मिलता है। इतनी अगर खस्ता हालत है, इतनी ख़राब हालत है तो वायरिंग चेंज करा लो, और नहीं है तो उनके कनेक्टर्स के जॉइंट्स जो है वो चेक करा लो। उनको हल्का हल्का फाइन उससे पेचकस से उसको साफ़ करा लेना। ग्रीन ग्रीन कलर के जैसे कॉपर में आ जाता है वो कार्बन आ गया होगा, उसको साफ़ करवा लो, ये चेक करा लो। फाइनली इस पे आना, फिर स्विच पे, इस स्विच को खुलवा लेना। इसके अंदर बहुत अच्छे से अगर कार्बन जमा हुआ तो पूरा स्विच सेट चेंज करा लो। नहीं, अगर इसमें ठीक है चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। जो 2 चीज़ें मैंने बताई है, आरआर यूनिट पहले चेंज कराओ, फिर उसको चेक करो, अगर तब भी उड़ता है तो इसको चेक करो।
उसके बाद थर्ड पॉइंट पे ये चेक करो, आपकी समस्या जड़ से निकल जाएगी। मैंने भी ये समस्या झेली है, लेकिन कभी भी इसको, मैंने बताया था शुरू शुरू में इसमें जैपनीज़ बल्ब आया था जो 8 साढ़े 8 साल, बाद में जितने भी मैंने बल्ब लगाए उनकी एज ही नहीं है ज़्यादा, 2 3 2 3 2 3 2 3 तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 18 महीने या 2 साल, या ज़्यादा हो गया तो 6 महीने में भी फूक गया। ब्रांड होता था भाई, उसमें भी डुप्लीकेसी आती है तो भी वो फूक जाता था। तो मैंने जब देखा भी प्रॉब्लम क्या है कि ये उड़ते क्यों हैं इतनी जल्दी, तो फिर मैंने आरआर यूनिट पे चेक किया। एक ही बार आरआर यूनिट इसका चेंज हुआ है, मेरे ख्याल से 2010 का लगा हुआ है, 12 साल तो हो गए। स्विस कंपनी का लगवाया था, उससे पहले ओरिजिनली 6 वोल्ट का लगा था। तो जो 6 वोल्ट से 12 वोल्ट में जब कन्वर्ट किया, 6 वोल्ट का मेरे पास कई पार्ट्स पड़े हैं, देखता हूँ उसमें शायद ओरिजिनल कौन सा आता था, मैं बता भी दूंगा। लेकिन उसके बाद जो मैंने 12 वोल्ट का लगाया तो वो नहीं चला, साल सवा साल के बाद ख़राब हो गया। तो मैंने मना कर दिया कि कोई भी ऐसा पार्ट मेरी बाइक में नहीं लगाओ जो ऑर्डनरी हो, कंपनी का ही लगेगा। तो फिर उन्होंने स्विस कंपनी का लगाया, वो जो अभी भी चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक बल्ब जो चलते हैं लगने के बाद भी, उनके पीछे रीज़न यही होते हैं जो उड़ते हैं। होता ये है कि हम लोग बारिशों में खड़ी कर देते हैं गाड़ी, और बारिशों में खड़ी करनी ज़रूरी है। आप नहा चाह के भी अगर मौसम बिगड़ गया बीच में तो क्या कर लोगे, बीच में ही बारिश आ गई, पानी जाना ही जाना है, और पानी जहाँ जाता है वहाँ चीज़ें ख़राब कर देता है। तो इस तरह से आप ये चेक करा लें और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगले सब्सक्राइबर हैं राना रॉय। ये कहते हैं कि सर पिस्टन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, कौन सा पिस्टन सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने कम्युनिटी में अपना पोलिंग भी कराई थी इस चीज़ की, अच्छा क्वेश्चन है और ये मुझे याद है, ये वीडियो बननी है। थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर स्टडी कर रखी है और इसको कंपोज करना है, और आपको बता दूंगा कि 2 3 पिस्टन हैं जो अच्छे हैं। और यदि इस बाइक को आप अपना मॉडल मानते हैं तो फिर इस बाइक में अलग लग के आया था, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो आपको शायद मिलेगा नहीं, जो पहले के मॉडल आते थे, मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। उससे ये पता चल जाएगा कि मैंने गाड़ी कितना चलाई है, तभी आप जान पाएंगे जब वो पिस्टन आपकी गाड़ी में लग जाएगा। और चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। जो असली बंदा है, जो असलियत में वीडियो को समझता है, वो एक मिला है मेरे को, उनका नाम है रॉकी मैनिया के नाम से है। और वो कहते हैं कि सर आपकी दार्शनिक बातों ने वास्तविक निर्जीव और दूसरे आयाम पर फिर से विचार करने के लिए हमें बता दिया है, और उनकी भावनाओं को भी जोड़ा है उससे, यामा RX 100 के साथ मजबूत भी किया हमें। तो ये उनका इंग्लिश से लेके मैंने ट्रांसलेट करके सारांश दिया हिंदी में। वो जिस तरह से बताना चाह रहे हैं कि इन बातों से, जो फिलॉसफिकल बात मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, कैसे ये दूसरी दुनिया से संदेश देती है और निर्जीव वस्तुएं भी आपको संपर्क कर सकती हैं, उनके ऊपर उसमें कमेंट उन्होंने किया है। तो मैं मानता हूँ इनको ये बहुत अच्छे चिंतक रहेंगे लाइफ में, क्योंकि इनकी जो कॉन्शियस है सोचने की, बहुत अच्छी है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, और अच्छा इन्होंने आंसर भी दिया है, और इस आंसर के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल इन वन जी हैं। ये पूछते हैं कि सर इस यामा RX 100 के साथ आपको कितने साल हो गए
कितने किलोमीटर जो है इसको चलाया होगा। बहुत क्यूरियोसिटी लोगों के दिमाग में रहती है इन सवालों की, और कोशिश करता हूँ मैं बीच बीच में बता दूँ, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि जब वीडियो बढ़ती हैं और नए सब्सक्राइबर को जोड़ती हैं तो पुरानी वीडियो के बारे में नहीं जानता। तो ये बात हर बार ही बतानी पड़ती रहती है। देखिए, ये बात 95 की है, ये बाइक मेरे पास तब से है। और ये सोच लीजिए कि इस बाइक ने जितनी भी मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं जो आजकल के राइडर्स बताते हैं, वो मैंने बहुत कम फेस की है। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि ये इसका स्पेशल मास्टरपीस था, कंपनी ने लॉन्च किया था, टारगेट पूरा किया था, तो इसके अंदर जो मटेरियल लगाया हुआ था उसको रिप्रेजेंट भी करना था कि भाई RX 100 क्यों इतनी अच्छी है, कि इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है। तो ये रिप्रेजेंट भी करती है उस चीज़ को, सारी RX को। तो इसमें एक एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का लगाया हुआ है। और मेरी शुरू से आदत थी कि अगर कोई चीज़ अच्छी मिलेगी, या आप लोगों को भी, तो आप उसको हमेशा से सही रखेंगे। किसी को चीज़ ही ऐसी वैसी मिलेगी तो वो खुद ही आपका मन ख़राब कर देगी, तो आप उससे भी अलग ही होते रहते हैं। तो इसी तरह से जब चीज़ आपको ठीक मिल जाए एक बारी, तो आप उसके संपर्क में पूरी तरह से आ जाते हैं। तो आपने पूछा है कि ये कितने टाइम, तो मैंने बता दिया है। अब कितने, जहाँ तक कि कितना गाड़ी चलाई है, देखिए मैंने गाड़ी तो इतनी चलाई है कि शायद आप में से कोई गाड़ी इतनी नहीं चला पाएगा। अगर वो इतनी चला लेगा तो उसको उतने साल चाहिए, और इतने साल का भविष्य इसका क्या है मैं नहीं जानता। आपको मैं रफली एक आइडिया दे दूं, आप इंडिया के जम्मू से कन्याकुमारी तक के चक्कर लगा लो, आना और जाना, और उसको 32 से जोड़ दो, 32 से। मैंने इसको इतना चला लिया है, और अभी भी ये 70 चक्कर आने जाने के उठा सकती है। जब मैंने लास्ट इसको चलाया है तो मैं जानता हूँ ये गाड़ी कितनी मधुर चल रही थी। अभी मैंने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है, अब स्टार्ट रहती है, चलाता कम हूँ, लेकिन मैं बहाने खोजता था। और फिटनेस के बाद, जब मैंने फिटनेस कराई है इसकी, अभी मैं एक और सब्सक्राइबर का जवाब दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा। उसके बाद जब ये गाड़ी और ज़्यादा एडवांस हो गई, तो ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो गई कि मेरा मन नहीं करता था कि मैं उसको छोड़ के गाड़ी से जाऊं, या मैं बहाने ढूंढता था कि आज कोई ऐसा काम निकल जाए कि इसकी राइडिंग मुझे मिल जाए। उसको चलाने में बड़ा आनंद आता था। और मैंने पीछे भी आपको बताया, मैंने सब कुछ चलाना ही छोड़ दिया है। एक टाइम आता आदमी का, वो ऐसा हो जाता है। क्यों? दुनिया में सब चीज़ें मिल रही है, तुम भी चला लो। वो मज़ा नहीं है जो बात इसमें थी। उससे बढ़िया ये है कि अपनी सेफ्टी और इतना दिमाग ना लगाने की बजाय आप किसी और को हायर करो, उसके ऊपर बैठो और चले जाओ अपनी डेस्टिनेशन पे। उल्टा वो सस्ता पड़ेगी वो कन्वेंस। तो अब मैं गाड़ियां नहीं चलाता, पैसे पे करता हूँ, ऑटो या टैक्सी मंगवाता हूँ और उससे जाता हूँ। लेकिन चलाऊंगा तो फिर यही चलाऊंगा, नहीं तो मज़ा नहीं है उन गाड़ियों में। अदर्स गाड़ियाँ पड़ी हैं मेरे घर के नीचे, लेकिन मैं नहीं चलाता, मन ही नहीं करता। पैदल चला जाऊंगा वो ज़्यादा अच्छा है, मन ही नहीं करता। चलाने का मन करता था तो यही, नहीं तो नहीं। तो चलिए, मैंने आपका इस बात का भी जवाब दे दिया।
अगला सब्सक्राइबर लेते हैं। चाइल्ड फनी वीडियो का चैनल का नाम है। ये पूछते हैं कि सर आपने ये बाइक रिस्टोर करवाया है या शोरूम से जैसी थी वैसे ही है ये अभी तक? देखिए सर, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप किसी न्यूज़ रीडर को देखते हैं, वो 5 साल तक उसी शक्ल में ही रहती है। आप उसको देखते हैं, उसमें कोई चेंजिंग्स ही नहीं आपको लगती। अगर आप उसकी प्री वीडियो देखेंगे तो वो 4 साल पहले जैसी थी वैसे ही न्यूज़ आज भी पड़ रही है, चेंजिंग्स नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि रोज़ उसने जाना है अपनी सर्विस देने, और रोज़ उसने अपने आप को मेंटेन करके अप टू डेट करके कैमरे के आगे बैठ जाना है। इसीलिए आपको पुरानी वीडियो भी सेम वही लगती है जो आज ही है उसकी वीडियो। तो ये एक एग्जांपल है आपके लिए। और कई लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे पुरानी गाड़ियों को एक ही बार रेस्टोरेशन करके दिखा देते हैं, देखो जी ये बाइक। उसमें 90% सारे पार्ट ही नए होते हैं, तो वो नई क्या है वो पुरानी क्या है आपको समझ ही नहीं आती। सब कुछ ही वो वही है। और पेंट शेंट करा दिया, भाई नई लग गई, हो गई शोरूम कंडीशन। आपको लगता है हाँ भाई चलो ये इसका असली रूप है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो एक पुरानी गाड़ी को रिस्टोर करा करके उसको नया दिखा के रिप्रेजेंट करना एक अलग बात है। और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से ही उसको अप टू डेट वैसे ही रखता है, जैसे हमेशा एक न्यूज़ रीडर आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट करती है। मेहनत किस में ज़्यादा है, वो एक बार में आया, उसको बार बार आना पड़ा। तो ये गाड़ी जो है हैबिट के अकॉर्डिंगली मेंटेन रही है। एक तो क्या होता है कि जब चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, आपको कोई चीज़ आसानी से मिल जाएगी, उसका ज़िंदगी में महत्व ही नहीं रहेगा। जो चीज़ बहुत स्ट्रगल करके मिलती है उस चीज़ का महत्व आप लोग जानेंगे, और तब आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, तब आप उसको हिफाजत से रखेंगे। तो ये चीज़ें बाद बाद में एक्सपीरियंस भी बताता है इस चीज़ को। वो कुछ भी हो सकता है, आदमी के पास कोई एक चीज़ है या उसी की जैसे मिलती जुलती 4 चीज़ें हैं, तो जब यूनिक चीज़ हो आपके पास तो आप उसको बहुत ही पॉजिटिव समझते हैं कि वो केयरफुली जो है मेरे को उसको टैकल करना चाहिए। अब मेरी आदत शुरू से ये थी कि गाड़ी बहुत मुश्किल से तब हाथ में लगी थी, गाड़ियाँ थी नहीं, मैंने पहले ही बता रखा है। एक एक दिन में 400 500 ऐसे ऐसे बुकिंग के नंबर जा रहे थे, और 3 3 महीने से हम लोग धक्के खा रहे थे, पैसे लेके जाते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी। तो गाड़ी जब मिली तो उसके बाद हर बंदा यही देखता था। उस समय गाड़ियाँ ही यही होती थी, 2 3 कंपनियाँ होती थी जो जिनकी गाड़ियों की कुछ सेल अच्छी होती थी। तो अगर आपको कोई चीज़ प्रयत्न से मिली है, कोशिश करके मिली है, तो आप ज़रूर उसकी केयरिंग करेंगे। तो मेरी एक आदत थी शुरू से, अगर इसको पानी भी लग जाता था बारिश का तो मैं इसको वॉश कर देता था, और जनरली मैं कपड़ा वगैरह मार के ही रखता था। और एक मेरी आदत थी, मैं 3 सर्विस मिनिमम साल में कराता ही था, तो ये चलने में अपडेट रहती थी। और स्क्रैच की जहाँ तक बात है, देखिए स्क्रैच आपके जितना भी मेंटेन कर लो 20 25 साल के अंदर आपके लगने ही हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें हर पार्ट जैसा था वैसे ही लगा हुआ है। ये टैंक पूरा, जब मैंने फिटनेस कराई थी और इंस्पेक्टर के पास लेके गया था, तो ये टैंक मैंने पूरा चेंज करा दिया था। और वो टैंक मेरे पास आज भी पड़ा है, पहले वाला। ये टैंक मैंने, और उसकी मैंने रिव्यू भी कराया है। कई लोग वो बेचारे कम पड़ जाते हैं बैलेंसिंग में, वो लोग कहते हैं सर वो टैंक को भी लगा के मेरे को वीडियो दिखाओ। कभी मूड बन गया तो दिखा दूंगा। तो टैंक और फ्लैप मैंने राइट लेफ्ट चेंज कराए हैं। कुछ बेसिक चीज़ें मैंने जो थी इसकी हटवा दी थी, जैसे टैंक हुआ, ये सारी चीज़ें वही हैं। जैसे टायर है, ट्यूबें हैं, ये आप कितना भी कर लो, ये तो चेंज होनी है, तो चलेगी कैसे गाड़ी गाड़ी।
तो ये सारी चीज़ें कई इनमें चेंज हुई है। बाकी बेसिक चीज़ें जो हैं, जो आप देख रहे हो मेन चीज़ें, मैंने पीछे वीडियो में कंपेयर भी करके दिखाया है। ये ओरिजिनल कंपनी का लगा हुआ है, ये कंपनी का लगा हुआ है, इनके मैंने वेट करके दिखा रखे हैं। हैंडल कंपनी का लगा हुआ ओरिजिनल। आप इनकी देखो, तब से लेके अभी तक ये चीज़ें एज इट इज़ पड़ी हैं। क्यों पड़ी है? मैंने एक वीडियो बनाई थी नट नट बोल्ट की, उनमें मैंने ये भी देखे थे। ये सारे के सारे जो रिस्टोरेशन कराते हैं ना लोग, उनके देखना कभी भी ये जो चीज़ें हैं वो दिखाते नहीं हैं बहुत आसानी से। ये चीज़ें ये सब चीज़ें पुरानी होती हैं, या फिर गैल्वनाइज होगी, या फिर उनके ऊपर या नया होगा, लेकिन वो क्रोम प्लेटेड नहीं मिलेंगे नट बोल्ट। क्योंकि नट बोल्ट को क्रोम प्लेट कराना एक अलग ही इशू है। अब ये गाड़ी नट बोल्ट भी क्रोम प्लेटेड आई थी शोरूम से। तो ये चीज़ इतनी बारीकियों को इसमें लगाया गया था। तो और ये बात भी बिल्कुल परफेक्ट है कि ये 25 साल तक भी वैसे ही, जैसे क्रोम था वैसे ही शाइन कर रही है। ओरिजिनल क्रोम लगा हुआ है कंपनी का। तो ये चीज़ शुरू से थी इसमें। तब आपको लगता है, एक भ्रांति सी होती है, एक इल्यूजन सा होता है कि भाई ये नया तो नहीं लगा, आज भी इसको चमकाओ, रस्ट अगर हल्का सा लगा होगा हट जाएगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा देर तक टिक गया तो पार्ट खा जाएगा, फिर आप जितना मर्जी रगड़ते रहो, वो फिर आपको नई रिस्टोरेशन वाली बाइक का सामना नहीं कर सकेगा। तो इसमें मैक्सिमम पार्ट तो ओरिजिनल ही लगे हैं, जो बेसिक मैंने बताए हैं वो सारे नए लगे हैं। तो इस तरह से मैंने इसको रखा हुआ है मेंटेन। बाकी सीट वगैरह, बहुत से लोग कहते हैं सीट चेंज करा लो, हो जाएगी सीट चेंज करने में क्या है, लेकिन ये सीट भी ओरिजिनल रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं इनमें, और मैंने कई बार बताया भी है। ये ऐसा नहीं होता कि आपने 100 दिन तो उसको सड़ा हुआ बना दिया और एक दिन ले आए उसको संवार के। आपको हर रोज़ उसको, अगर हर रोज़ नहीं कर सकते, कपड़ा जरूर मारना होता है, तो आप हफ्ते में 1-2 बारी उसको अच्छे से साफ़ कर लें। आपकी गाड़ी 25 साल पहले जैसे फ़ोटो में आई होगी, वो आज भी 25 साल बाद में वैसी ही आएगी। और चलाते वक्त ध्यान रहे, अगर आपने कीचड़ में चलाई है, कच्ची सड़कों पे चलाई है, तो आप उसको ट्रैक्टर बना रहे हो। ये भी बहुत बातें हैं। मैंने इस गाड़ी के ऊपर पैसों की कभी परवाह नहीं की, इसका ध्यान रखने के लिए। पेट्रोल भी मैंने, अगर लंबा रास्ता होगा तो पेट्रोल डाल दिया होगा ज़्यादा, लेकिन कीचड़ और दलदल में कभी नहीं चलाई ऐसे कि भाई चलो ये शॉर्टकट है निकालो। और लोग करते हैं ऐसे, गंदी बाइक पड़ी है पड़ी रहने दो, मुझे पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें शुरू से थी मेरे को आदत, तो इसीलिए तो ये अब तक ऐसी ही है। खैर एनीवे, मैंने आपका ये जवाब दे दिया है। अगले सब्सक्राइबर हैं साइमन जी। वो कहते हैं कि सर, मैंने अपने बाइक का जो पिछला टायर है उसमें रिम और ड्रम जो भी ये बता रहे हैं कि मैंने चेंज कराया है, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि वो बबलिंग करता है, हिलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उनको मज़ा नहीं आ रहा। साइमन जी देखिए, यहाँ मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ बिल्कुल परफेक्ट, फिर आपको समस्या नहीं आएगी। उसमें है क्या, अभी मुझे ये नहीं पता आपने एलॉय व्हील लगाए हैं या स्पोक्स वाले लगाए हैं। अगर तो आपने एलॉय लगाया है तो एलॉय के साथ ये प्रॉब्लम आती है। वो अगर हल्का सा टेढ़ा होगा तो वो टेढ़ा ही चलता रहेगा, उसकी अलाइनमेंट नहीं होती। या अगर वो कार वाले करते हैं तो उनसे पूछ लेना, अगर वो करते हैं तो कर लेंगे। इसकी हो जाती है, ये साइकिल वाले भी कर देंगे आपको। ये स्पेशल, जो स्पेशलिस्ट होते थे इसके करने वाले, वो अब नहीं रहे। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, साइकिल वाले जो होते हैं, जो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लोकल एरियाज़ में, उनको बोलो, जो असेंबलिंग करते हैं, कि भाई मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है, स्पोक्स को अलाइन कराना है। स्पोक्स को अलाइन करा लीजिए पहले। पहिया आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका जो व्हील है उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद
इसके ड्रम में एक राइट और लेफ्ट दो बेयरिंग होते हैं। बेयरिंग को मैं आपको बता दूंगा नंबर कमेंट में, एसकेएफ कंपनी के ले सकते हैं आप। अलावा उसके तीसरा भी होता है और उसी की वजह से वो टेढ़ा मेढ़ा पन आता है, और वो होता है स्पोक्स के इधर। वो अपने आप कारीगर बता देगा आपको। अगर वो प्ले में होगा तो भी करेगा। अब मुझे नहीं पता आपने वो भी चेंज कराए हैं या नहीं कराए, नए लगे या नहीं लगे। अगर नए लगे हैं तो फिर आपका चेन स्पोक सेट खराब है, और कोई समस्या नहीं है फिर उसमें। इन चारों चीज़ों को देखो, आपकी समस्या छूमंतर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और देखो, ये भी मैं बात बता दूं आप लोगों को कि जैसे इन्होंने पीछे पूछा कि भाई सर आपने कितनी बाइक चलाई है, तो एक बात मेरे को बताएंगे कोई भी एनी वन ऑफ यू कि सबसे पहले तो मेरे जैसा आदमी जो वीडियो बनाता है वो ढूंढ के लाओ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो कि सर ये लिंक देखो, ये आपके जैसे ना वीडियो बनाता है। आपको कोई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपको मिलेंगे कारीगर, या आपको एक वीडियो से दूसरी वीडियो की नकल करके बनाने वाले मिलेंगे आपको, या आपको तीसरे वो बंदे मिलेंगे जिससे आम जिंदगी का कोई लेना देना नहीं है। आपकी लाइफ अलग है, वो लाइफ अलग है। थोड़ी नॉलेज रख सकता आदमी, वो ऐसे ऐसे पार्ट्स को निकाल के दिखाएगा, खोलेगा, ये करेगा वो करेगा, आपको उससे क्या लेना देना? वो तो उनका काम है, कारीगरों का। एक्सपीरियंस क्या कहता है? एक्सपीरियंस ही आपको परफेक्ट बनाता है और वही आपको नॉलेज देता है। उनके काम की नॉलेज आपको नहीं लेनी है, आपको तो बस ये समझना है कि मुझे करना क्या है और कैसे कराना है और क्या लगवाना है, और ये सिम्टम्स कैसे होते हैं, इसको कैसे मेरे को हैंडल करना है। तो ये सारी बातें आती हैं आपको एक्सपीरियंस में। और सर जी, ये भी मैं बता दूं, अगर मैंने बाइक इतनी ना चलाई होती तो मैं आज आपको वीडियो को ना तो जवाब दे सकता था और ना ही अपनी वीडियो बना सकता था। ये तो मेरा एक फील्ड है, अभी मेरे 4-5 फील्ड और हैं जिसमें मैंने आपको नॉलेज देनी है। तो इस तरह से आता है आदमी को एक्सपीरियंस। तो जब उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो वीडियो क्या बनाएगा? वो तो एक दूसरे की नकल मार के ही बनाएगा, या फिर जिसका वो प्रोफेशन है कारीगरी करने का वो दिखाएगा। उससे आपको क्या लेना देना? वो आपकी समझ से बाहर है, वो आप कर नहीं सकते। एक स्क्रू चला ही नहीं सकते, ना ड्राइवर चला सकते, वो आपका काम ही नहीं है। आपको तो इसके ड्राइविंग से मजे लेने हैं। ड्राइविंग, राइडिंग, पार्ट्स कहाँ मिलते हैं, ओरिजिनल कैसा होता है, कैसे उसको सिम्टम्स एरिया उसको कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें समझनी है। ये आपको कौन बताएगा? भाई ये वही तो बताएगा जिसने इस गाड़ी को इतना चलाया है। तो ये चीज़ें होती हैं, इनके काउंट्स में आती हैं कि कौन कितना एक्सपीरियंस होल्डर है और उसको कितनी नॉलेज है उस फील्ड की। तो जब उसने रिसर्च ही नहीं किया उस चीज़ के बारे में, उसे पता ही नहीं है, तो वो बोल भी नहीं सकता उसके ऊपर दो शब्द, क्योंकि उसका फील्ड ही नहीं रहा या उसके साथ ही नहीं रहा। अब कोई मुझे कहे सर जी आप ट्रेन की वीडियो बनाओ, मैंने ट्रेनें थोड़ा ना चला रखी है, तो मैं मना कर दूंगा कि भाई वो उसका फील्ड मेरे से अलग है। तो जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ये तो एक अलग टॉपिक है, अदर्स टॉपिक्स में भी मैं आपको परफेक्ट कर सकता हूँ, बशर्ते कि इंटरेस्ट हो। तो चलिए, मैंने आपका ये जवाब दे दिया साइमन जी, और उम्मीद करता हूँ आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना कमेंट में, नहीं तो मैं
उम्मीद करता हूँ आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। राहुल कुमार ये कहते हैं कि भाई सर इनको ब्रेक शूज़ नहीं मिल रहे मेरे ख्याल से, लोकल हैं और वो उसमें फिट नहीं बैठते, तो कैसे करें, ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। उस पर वीडियो बना दो या तो। राहुल जी देखिए, इसमें एक कंपनी का नाम बता रहा हूँ जो आज भी चलती है, एसके के नाम से आते थे ब्रेक शू, वो आजकल ASK के नाम से भी हैं। आप ट्राई कर लीजिए, और नहीं भी मिलते तो आप मेरे को कमेंट कर देना। ये वाली कंपनी के अगर जो मैं बता रहा हूँ ASK या SK, इनके ब्रेक शू आते थे, और ये सब चीज़ें 2014-15 में मिल रही थी। अब चूंकि वो दुनिया जा रही है अब पास्ट में, तो अब ये चीज़ें मिलना मुश्किल हो रही हैं। अब हर एक की परिस्थितियां कुछ अलग अलग हो सकती हैं, बिजनेस की सर्कमस्टेंसेस मैच नहीं कर रहे उन मार्केट से, तो चीज़ चेंज हो रही हैं। बड़ा प्रोडक्शन होता है, लगाना पड़ता है यूनिट पूरा, ब्रेक शू, और ना बिके तो फिर मिलना मुश्किल होता है ना। फिर जब सेल नहीं होगी तो आदमी खुद ही बंद कर देगा कंपनी। तो इस तरह से होता है मार्केट में, तो इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। आपको नहीं मिलते तो आप कमेंट में करें, बाकी ASK के पता करें, आपको मिल जाएंगे ब्रेक शू। और दूसरी बाइक के लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके ओरिजिनल ही आते हैं, वो लगाएं। तो चलिए, इस तरह से मैंने आप लोगों के सारे जवाब दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे जवाब पसंद आए होंगे। वीडियो जब मैंने स्टार्ट की थी तो नाथन जी का एक आंसर मैंने लिखा था कि एंड में मैं आपको वीडियो में बतलाऊंगा कि ये कौन से साल की बाइक हो सकती है। तो देखिए, हम एक अप्रॉक्सीमेटली सेल का एक ग्राफ अगर लेते हैं तो ये 95 में 5 लाख पीस बिक चुके थे, तो यानी कि 10 साल चली, तो लगभग हम 50 से 60 हज़ार पर ईयर मान लेते हैं। तो एक रफली एक आइडिया ले लेते हैं हम कि अगर 95 में 5 लाख पीस पूरे होते हैं, तो इसके पीछे 94 आता है 4.5 लाख, 93 आता है 4 लाख हो गए, और उसके बाद फिर आता है आपका 92, तो आपके हो गए 3.5 लाख, और उसके बाद 91, तो आपके 3 लाख हो गए। अब चूंकि इसका नंबर 3,60,000 है, तो हम इसको 92 के आसपास का मॉडल मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ये आप मान के चलिए, ये आपका जो गाड़ी का मॉडल है 91 या 92 और मैक्सिमम 93, इसके बीच में है, और ये पूरा करेक्ट अगर पकड़ के चलते हैं तो ये 92 के आसपास का मॉडल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने अपने फार्मूले से आपको कन्विंस कर दिया होगा। तो अब ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, कोई अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए कोई नए टॉपिक के साथ। और आपको सारी ये वीडियो जितने भी मैंने आंसर दिए हैं, वीडियो को बंद करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं वो जब चैनल पे ये लिखा हुआ देखते हैं तो ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें वो वाले आंसर भी होते हैं जो आपसे टैली कर सकते हैं क्वेश्चन से, तो उनको डिटेल में मैं समझा देता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।